हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसका नाम है प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स और एंजाइम्स इन माइक्रोब्स। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये हम दो पार्ट में इसका वीडियो अपलोड करेंगे। पार्ट 1 हम आज अपलोड कर रहे हैं, पार्ट 2 इसका आपका मंडे को अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स या रिकॉम्बिनेंट एंजाइम्स हैं, प्रोटीन और एंजाइम्स एक ही होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन नेशियस नेचर के ही होते हैं 90% केसेस में। तो इनका जो प्रोडक्शन है प्रोटीन्स और एंजाइम्स का, हम माइक्रोब में करते हैं। तो माइक्रोब्स में इनका प्रोडक्शन करने के लिए हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब आप माइक्रोबियल सिस्टम में किसी प्रोटीन को एक्सप्रेस कराना चाहते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो हम ऐसा क्यों करेंगे कि हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का हमें प्रोडक्शन करवाना क्यों है? क्या कर लेंगे हम उनका प्रोडक्शन करा के माइक्रोब्स में? क्यों इतना सब सिस्टम चल रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है? माइक्रोब्स हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है? ये बात हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हम क्यों प्रोटीन का एक्सप्रेशन या इसमें प्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो प्रोटीन का देखिए क्या यूज़ होता है। प्रोटीन का कई जगह पे यूज़ होता है, मैंने 3 जगह यहाँ बताई हुई हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई सारे यूज़ होते हैं। तो प्रोटीन का यूज़ कैसे होता है? एंजाइम्स की तरह होता है। ठीक है, एंजाइम्स की तरह होता है। इसके अलावा प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह भी काम करते हैं। साइटोस्केलेटन या सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो भी प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, वो भी अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के कई सारे यूजेस होने की वजह से अगर हम इस प्रोटीन को बाहर बना सकें, लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज़ में बना सकें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि हमारे यूज़ की कोई प्रोटीन होगी तो हमारी बॉडी में अगर बन रही है तो हम अपनी ही बॉडी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, फिर हमारी बॉडी में काम कैसे होगा? अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है और अपनी ही बॉडी से हम निकाल ले रहे हैं सारा इंसुलिन, तो कैसे डाइजेशन होगा ग्लूकोज का प्रॉपर? ठीक है, तो मतलब ग्लूकोज का कैसे सिस्टम चलेगा या डाइजेशन कैसे हो पाएगा? ठीक है, तो प्रोटीन को अगर हम माइक्रोबियल सोर्सेज में बना लें लार्ज अमाउंट में, तो अगर किसी को इंसुलिन की कमी हो रही है तो हम उसको दे सकते हैं ना, या किसी और प्रोटीन की अगर किसी की बॉडी में कमी है, एंटीबॉडीज़ की कमी है, तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हेल्थ सेक्टर में या फार्मास्यूटिकल्स में काफ़ी रोल होता है। इस वजह से हम जो माइक्रोब्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को एक्सप्रेस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, या हम उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। सब एक ही चीज़ है, चाहे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कह लीजिए या उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कह लीजिए या जीन क्लोनिंग कह लीजिए, बात सब एक ही है। ठीक है, तो प्रोटीन का यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यूज़ बता दिया है। अब देखिए कि जो चल रहा है ट्रेंड, 200 से ज़्यादा प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स, जिसमें एंजाइम भी इंक्लूडेड हैं, वो एफडीए की लिस्ट में इंक्लूडेड है, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बन रही हैं। मतलब एफडीए ने उनको अप्रूव कर दिया है, उनकी मार्केटिंग शुरू हो चुकी है, वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, 200 से ज़्यादा प्रोटीन्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बन रहे हैं। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से प्रोटीन आ जाते हैं? ह्यूमन इंसुलिन आ जाता है, एल्ब्यूमिन्स आ जाते हैं, फैक्टर 8, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 हो गया, ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स हो गए। ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स कई टाइप के होते हैं, जैसे आपको पता होगा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो गया, ठीक है, नर्व ग्रोथ फैक्टर हो गया, कई सारे ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर हो गया। ठीक है, तो कई सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उसका हम ह्यूमन डिजीज़ के मतलब को ठीक करने में, या कुछ कमी अगर है किसी चीज़ की, किसी प्रोटीन की, किसी भी इंडिविजुअल में, तो उसको हम उसके इंजेक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, या उसको हम एज अ फीड या फूड खाने के लिए दे सकते हैं। तो अब देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वैसे तो जो हम ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है उसको हम कहाँ कहाँ एक्सप्रेस कराते हैं और कितना % यूज़ हो रहा है, इसका भी डेटा है। तो 50% से ज़्यादा या 50% नियरली प्रोटीन्स या एंजाइम्स का प्रोडक्शन ईस्ट या मोल्ड्स करते हैं। ठीक है, ईस्ट एंड मोल्ड 50% प्रोडक्शन कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का। ठीक है, बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व है जो कि 30% पार्ट अपना यहाँ पे दे रहे हैं। एनिमल सिस्टम का भी यूज़ किया जा रहा है, जैसे इंसेक्ट्स का यूज़ किया जाता है, तो 8% पार्ट एनिमल्स का होता है। प्लांट भी यूज़ किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए, केवल 4% उनका कंट्रीब्यूशन है।
तो हम देख रहे हैं कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें या माइक्रोब्स की बात करें तो ये ईस्ट और मोल्ड्स और बैक्टीरिया ये सब उसमें आ जाएंगे। तो ये 50 + 30 नियरली 80% रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? माइक्रोबियल सोर्स। इसलिए इनकी स्टडी जो है वो ज़रूरी है। क्यों इनको यूज़ किया जाता है इतना, ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? 80% माइक्रोबियल सोर्स का यूज़ हम कर रहे हैं, तो कौन कौन से माइक्रोबियल सोर्स हैं, ठीक है, किस तरीके से उनसे हम प्रोटीन्स या एंजाइम को एक्सप्रेस करा करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एंजाइम्स जो प्रोड्यूस होते हैं, जो हमने ऊपर उसमें बताया, प्रोटीन का यूज़ बताया था एंजाइम्स की तरह, तो जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, केवल वो एंजाइम की तरह ही यूज़ नहीं होते हैं। वो एंजाइम कहीं ना कहीं किसी पाथवे में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन या कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर हमें किसी एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन बढ़ाना है या एंटीबायोटिक ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करवानी है या कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो भी हम एंजाइम को यूज़ करेंगे। एंजाइम को उसमें डाल देंगे तो ज़्यादा एंटीबायोटिक बनने लग जाएगी। तो एंजाइम की यहाँ भी ज़रूरत है, ठीक है। तो एंजाइम की ज़रूरत हमें इनडायरेक्टली भी किसी प्रोडक्ट को बनाने में पड़ सकती है, अगर उसका जो पाथवे है वो पूरी तरीके से स्टडी किया जा चुका हो अच्छे से। तो ठीक है, तो ये जनरल बातें हो गई कुछ हमने कि प्रोटीन का एक्सप्रेशन क्यों माइक्रोबियल सिस्टम में कराते हैं या क्यों ज़रूरी होता है, ये सब। अब बात आती है कि माइक्रोबियल सिस्टम को ही क्यों यूज़ किया जाता है वाइडली, इस पर्पस के लिए, प्रोटीन को प्रोड्यूस कराने के लिए, एक्सप्रेस कराने के लिए क्यों माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है। तो उसके रीजंस कुछ लिखे हुए हैं। क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होंगे, या अगर फिलामेंटस भी हैं तो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होंगे, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो उनकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फिजियोलॉजी पूरी तरीके से वेल कैरेक्टराइज्ड होती है, जो कि डॉक्यूमेंटेड भी होती है। तो उनका पूरा जो बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से स्टडी हो चुकी हैं, ठीक है। तो हम जब पूरा उसको अच्छे से समझ रहे हैं तो उसको मैनिपुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। किसी भी चीज़ को जब हम अच्छे से समझ जाएंगे तभी तो हम उसको कैसे चेंज करना है या क्या चीज़ें उसमें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये हम बता पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मेंटेन और मैनिपुलेट करना आसान होता है, क्योंकि वो छोटे से होते हैं, उनको कल्चर करना आसान होता है। अगर आप किसी एनिमल सिस्टम को यूज़ करेंगे तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, या प्लांट को यूज़ करेंगे तो कैसे उसको मेंटेन करेंगे। अगर एक प्लांट आपका चल रहा है, कई सारे प्लांट आप यूज़ भी एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेंटेन करने के लिए जब प्लांट सूख गया तो आपका गया फिर वो प्रोटीन, अगर ठीक से अगर आप नहीं हैंडल कर पाए तो, ठीक है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में अगर एक मर गया तो हमारे पास तो करोड़ों अरबों की संख्या में मिलियंस जो बैक्टीरिया या मोल्ड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है इस पे काम करना, ठीक है। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो खाना पीना चाहिए होता है वही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, ठीक है। उनको जो भी मीडिया दिया जाता है उसमें वो ईजिली ग्रो कर जाते हैं सिंपली, ठीक है। जहाँ नहीं चाहिए होता है वहाँ भी ग्रो कर जाते हैं, कंटेमिनेशन फैलाते हैं। तो उनका जो खाना पीना है उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता, ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होती है उनकी, तुरंत तुरंत रिप्रोडक्शन होता रहता है। तो बायोमास एक्यूमुलेशन भी ज़्यादा होता है। बायोमास एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा तो प्रोटीन ज़्यादा बनेगी, तो हमें ज़्यादा अमाउंट में जल्दी ही जो भी हमें चाहिए होगा मिल जाएगा। स्केल अप इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट। स्केल अप का मतलब होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो जो भी बैक्टीरिया या फंगस का यूज़ करके किसी भी प्रोटीन का जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो इजी होता है और कन्वीनियंट होता है, ठीक है। करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ होती हैं जिसको मैनेज करना बहुत कठिन हो, तो उनको मेंटेन करना आसान होता है। ईजिली लैब में आप देखते होंगे बैक्टीरिया ईस्ट के कल्चर रखे ही रहते हैं, तो आसान रहता है उनमें एक्सप्रेस कराना, ठीक है, और उनसे आइसोलेट करना या प्यूरिफाई करना, ठीक है। अब देखिए, फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन फॉलोइंग मेथड्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड। अब जैसे मान लीजिए, चाहे आपका बैक्टीरिया हो या फंगस होकर आपको किसी भी प्रोटीन का ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन कराना है, तो आप क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं वो थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, पहला तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा जिस प्रोटीन को भी एक्सप्रेस कराना है उसका जो जीन होगा उसकी कई सारी मल्टीपल कॉपीज़ को हम क्या करेंगे, उसको क्लोन कर देंगे, मल्टीपल जीन कॉपीज़ को लगा देंगे। तो जितनी ज़्यादा जीन कॉपीज़ होंगी उतना ज़्यादा प्रोटीन का बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसके अलावा हम जीन के पहले जो प्रमोटर लगा रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर लगा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर क्या होते हैं, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहने की वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा हर समय प्रोटीन का एक्सप्रेशन करेंगे। वैसे तो हमारी बॉडी में कोई प्रोटीन या एंजाइम तभी बनता है जब उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर लगा होगा तो वो हमेशा ही बनेगा, तो भी हमें मिलता रहेगा।
इसके अलावा क्या हम कुछ सिग्नल सीक्वेंसेस लगा सकते हैं, सब हम डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि तो हम जो भी हमारा प्रोटीन है उसके आगे, जैसे मान लीजिए हमारा ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, सॉरी, जैसे मान लेते हैं ये हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसके आगे इसके एंड टर्मिनल पे हम कुछ सिग्नेचर सीक्वेंस लगा देते हैं अमाइनो एसिड के, ठीक है, डिज़ाइन ऐसा करते हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर सीक्वेंस लगाने से या सिग्नल सीक्वेंस लगाने से होता क्या है कि जो प्रोटीन बनेगी माइक्रोब के अंदर, या चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वो हमारा ईस्ट हो, उसके अंदर जो भी प्रोटीन बनेगी वो इस सिग्नल सीक्वेंस की वजह से उसकी मेम्ब्रेन को पार करती हुई कहाँ चली जाएगी, मीडिया में, ठीक है, मतलब सेल के अंदर ना रह के वो बाहर सॉल्यूशन में आ जाएगी, तो वहाँ से आसानी से हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। पता चला वो बनता भी जा रहा है, नए नए मीडिया हम उसमें देते भी जा रहे हैं और उसको निकालते भी जा रहे हैं, यूज़ भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो सिग्नल सीक्वेंसेस लगा देने की वजह से उसका जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है चलता रहेगा, उसमें आइसोलेशन भी चलता रहेगा, प्रोडक्शन भी चलता रहेगा। तो ये सारे मेथड्स होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को एक्सप्रेस कराने के लिए। उसके अलावा क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेथड होता है उससे हम म्यूटेटेड प्रोटीन भी बना सकते हैं, म्यूटेटेड प्रोटीन या एंजाइम्स। लेकिन ये जो म्यूटेशन होगा ये पॉजिटिव म्यूटेशन होगा, जिससे क्या होगा, उस प्रोटीन या एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा निगेटिव फॉर्म में ही आप सोचें, तो हम ऐसा कोई प्रोटीन म्यूटेशन करके साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस या सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज करके हम एक ऐसा प्रोटीन भी बना सकते हैं जो हाईली एक्टिव हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग और जितना भी इंजीनियरिंग है सब लगा सकते हैं माइक्रोब्स के ऊपर। तो ये इस वजह से हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं और ये सारे मेथड्स हो गए हमारे। अब देखिए कौन कौन से माइक्रोबियल सिस्टम का यूज़ हो रहा है, इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ बताया हुआ है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए कौन कौन से सिस्टम यूज़ होते हैं। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया और फंगस, ठीक है। चाहे फंगस में दो तरीके के होते हैं, ईस्ट और मोल्ड्स। ईस्ट यूनिसेल्युलर होते हैं, मोल्ड्स फिलामेंटस होते हैं, लेकिन होते भी यूनिसेल्युलर ही हैं, सॉरी यूनिसेलुलर नहीं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। मोल्ड्स जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, ईस्ट यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर ही होंगे, इसमें किसका यूज़ करते हैं, इकोलाई का यूज़ करते हैं, बैसिलस का यूज़ करते हैं, और कुछ अदर बैक्टीरियाज भी हैं, वो सब एक ही ग्रुप में मैं बता दूंगी उसके बारे में कि वो कहाँ कौन कौन से बैक्टीरिया क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका अब थोड़ा सा जो डिटेल वर्जन है कि बैक्टीरिया फंगस में जितने मैंने ये पार्ट्स बताए हुए हैं वो किस किस चीज़ के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या किया जा सकता है, ये इसका वीडियो पार्ट 2 में आपका आएगा। तो तब तक के लिए आप इतना नोट्स बना के इतना पढ़िए, पार्ट 2 जब आ जाएगा तो ये टॉपिक उसी टाइम पे ये ख़त्म हो जाएगा मंडे को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।